नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो भूगोल है, उसके भौतिक विभाजन के 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिक विभाजन की दृष्टि से राजस्थान में सबसे प्राचीन से सबसे नवीन प्रदेशों का सही क्रम क्या है? हमें बताना है जो सबसे प्राचीन प्रदेश है, उसके बारे में बताना है और फिर आगे नई की ओर बढ़ते जाना है। तो इसमें हो जाएगा अरावली, अरावली के बाद पठारी, पठारी के बाद मैदानी, मैदानी के बाद मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल सबसे बाद में बना है, क्योंकि अरावली पहले बनी थी। अरावली ज़्यादा पुरानी है, पठार फिर कम पुराने, फिर ये मैदानी कम पुराना, मरुस्थल अभी नहीं आया। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किस भूवैज्ञानिक काल से संबंधित माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटेशियन युग से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा का प्रसार कितना दर्ज किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपके 40 से 60 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो हमें बताना है इसमें कि वीसी मिश्रा के अनुसार जो उन्होंने भौतिक विभाजन किया है, उसमें से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डी, शेखावाटी प्रदेश शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीसी मिश्रा द्वारा वर्गीकृत पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी मैदानी भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरिमोहन सक्सेना के वर्गीकरण के अनुसार अरावली पर्वतीय प्रदेश में राज्य का कौन सा हिस्सा मुख्य शामिल है? तो इसमें हो जाएगा मध्यवर्ती पर्वतीय भाग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार मरुस्थल का लगभग 7000 वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन हिमयुग में किस प्रकार का वातावरण था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सघन वनों की उपस्थिति, मतलब वन बहुत ज्यादा थे 7000 वर्ष पहले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार मरुस्थल भारत के किन किन राज्यों में विस्तृत है? तो इसमें आ जाएगा हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं जिनमें थार का मरुस्थल भारत के अंदर विस्तृत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल है प्रशासनिक पुनर्गठन के अनुसार? तो इसमें हो जाएगा कि अभी 16 जिले शामिल है मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली के पश्चिम में स्थित ऐसे कितने जिले हैं जो अरावली के पश्चिम में है लेकिन मरुस्थलीय नहीं माने जाते हैं? जैसे कि उदाहरण दे रहा है सिरोही। तो इसमें आपका एक ही जिला है, वो सिरोही है। सिरोही के अलावा कोई जिला नहीं है जो मतलब उसको मरुस्थली
नहीं मानते, बाकी सारे को मरुस्थली मानते हैं उधर अरावली की दूसरी तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष राजस्थान के किन दो भौतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अरावली एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेथिस सागर के अवशेष राजस्थान के किन दो भौतिक प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राइट आंसर ए, मरुस्थली प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है? भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा, तो इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अरावली एवं दक्षिणी पूर्वी पठार है जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश उत्तर भारत के विशाल मैदान का अंग माना जाता है? तो इसका भी यही हो जाएगा, मरुस्थली एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली और हाड़ौती पठार का संयुक्त क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा आपकी ए 15.89%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है, जो जो इसे विश्व का सर्वाधिक सघन मरुस्थल बनाती है? तो आपको पता ही है थार मरुस्थल की में 40% आबादी निवास करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में जनघनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा, वो हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी है, खेती अच्छी होती है और पानी की व्यवस्था है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेंजिए के टूटने पर उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो पता ही ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेथिस सागर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राग प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण पृथ्वी पर स्थित विशाल महासागर को क्या नाम दिया गया? तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पेंतलासा सागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो हमें पता ही है कि ये राजस्थान है। मैं आपको बता दें, थोड़ा सा नक्शा ऐसे ही बनता है मेरे से। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम और उत्तर और ये दक्षिण। तो इसका जो ढाल है ना, वो मतलब उत्तर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उधर का ढाल, इधर का ढाल है ना, जो ये मरुस्थलीय प्रदेश के ढाल है, ये वाला, ये ऊपर से इधर नीचे की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण पश्चिम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो इसमें चार ऑप्शन है, 300 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर और 930 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 300 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थल का कौन सा भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है? अभी आपको पता ही है, अभी बताया ही इसमें कि मतलब इधर ढलान है दक्षिणी भाग की तरफ, तो ढलान का मतलब सीधा हो गया कि इधर नीचा होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग 150 मीटर, और जो ऊपर वाला भाग है वो कम से कम 300 मीटर ऊंचाई वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विश्व में सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? पता ही है, वो थार का मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज ईंधन मिलते हैं? तो इसमें ए आंसर राइट हो जाएगा, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर जिले में स्थित सम गांव क्यों प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले में स्थित सम गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का सम गांव है, वहां पर एक तो बारिश बहुत कम होती है, होती भी है तो पूरे साल भर में एक दो बार, और वहाँ की जो डेजर्ट सफारी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो इसीलिए प्रसिद्ध है। और वहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र है और न्यूनतम वर्षा है, मतलब रेत के टीले हैं, इसीलिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र किस संस्था द्वारा वर्ष 2007 में खोजा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जो काजरी के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोजा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाठी सीरीज में भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में किस प्रकार का जल विद्यमान है? कि उस लाठी सीरीज में कैसा जल है, मीठा है या खारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीठे जल की जलधारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का गढ़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जैसलमेर का चांदन नलकूप है, उसमें हमेशा साल भर मीठे जल की निरंतर उपलब्धता के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकलवुड फोसिल पार्क जैसलमेर में मौजूद जीवाश्म किस बात का प्रमाण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में वहाँ सघन वनस्पतियां वनों की मौजूदगी, मतलब वहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे और वहाँ पर बड़े बड़े वन थे। आगे और चलते हैं। बाब बोल्डर फलोदी में पाए जाने वाले हिमानीकृत गोलाश्म किस काल के माने जाते हैं? ये परमियन कार्बोनिफेरस काल से के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र में किस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है? तो जो बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र है, उसमें चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा कहते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमादा मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन जिलों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर व बालोतरा। आगे चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थल के कुल भाग का कितना प्रतिशत हिस्सा चट्टानी मरुस्थल या टीला रहित है? कितने प्रतिशत हिस्सा है जो चट्टानी मरुस्थल या टीला रहित है, मतलब जिसमें टीले नहीं है, रेत के धोरे नहीं है? तो वो हो जाएगा आपके ए ऑप्शन, 41.50% हिस्से पर टीला रहित क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली सेवण घास का वैज्ञानिक या स्थानीय उपयोग किस रूप में होता है? तो इसका उपयोग होता है पशुओं को खिलाने के लिए, और ये अत्यंत स्वादिष्ट व पौष्टिक चारा है। दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत स्वादिष्ट व पौष्टिक चारा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार मरुस्थल के विकास को रोकने तथा अनुसंधान हेतु काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काजरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है, क्योंकि इन्हीं अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा लाठी सीरीज खोजी गई थी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख मानवीय भौतिक कारण क्या है? तो इसका है अनियंत्रित पशुचारण और वनोन्मूलन। क्योंकि अनियंत्रित पशुचारण होता है तो पशु है जो पेड़ पौधों को उगने नहीं देते और उनको नष्ट कर देते हैं। और वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको व्यक्तियों द्वारा काट लिया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत कम वनस्पति है, तो अपना जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति उस वनस्पति को भी काट लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को किन दो भागों में बांटती है? तो जो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो मरुस्थल को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में बांटती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा दर्ज किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये राजस्थान में जो सम तहसील है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर साल में 1 या 2 बार बारिश हो जाए तो वो भी बहुत है। तो ये हो जाएगा सम तहसील जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान का मार्च किस ऋतु में सर्वाधिक तीव्र गति से होता है? तो ये गर्मी के अंदर होता है, क्योंकि गर्मी के अंदर हवाएं चलती है तेज, ग्रीष्म तूफान आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, जो दक्षिण पश्चिम की हवाएं चलती है उनसे रेगिस्तान का मार्च होता है। रेगिस्तान का मार्च क्या होता है कि रेगिस्तान का एक आगे बढ़ना मार्च कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेत के टीले जिन्हें धोरे कहा जाता है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इनकी मुख्य विशेषता है वो ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, लहरदार एवं गतिशील आकृति, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। ये मार्च होता रहता है इनका, मरुस्थलीकरण मार्च। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर में गतिशील टीलों को दरियन कहा जाता है। इनके स्थानीय लोगों को क्या समस्या होती है? जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको इनसे क्या समस्या होती है? तो इनसे समस्या होती है रास्ते की। रास्ते पर आ जाते हैं जो ये मिट्टी होती है, रेगिस्तानी मिट्टी, और रास्ते पर आ जाती है। कृषि भूमि रेत से ढक जाती है, मतलब जो कृषि है वो रेत हो जाती है उसके ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती बालू का स्तूप किस दिशा में विकसित होते हैं? तो ये होते हवा के समांतर दिशा में। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, हवा चलने के समांतर दिशा में। हवा चलने की दिशा के समांतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृष्टि यानी गग्गर नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा अनुदैर्ध्य और रेखीय बालू का स्तूप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप राजस्थान के किन जिलों में बहुतायत से पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप तो हो जाएगा आपके जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की किस स्थिति के कारण होता है? तो पवनों की दिशा के समकोण लंबवत बनने से जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं वो पवन की दिशा के समकोण बनते हैं या लंबवत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप राजस्थान के किन प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंगल, बीकानेर, सूरतगढ़, झुंझुनू और चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप का निर्माण किसके कारण होता है? अवरोधी बालू का स्तूप मतलब अवरोध आने के बाद ही इनका निर्माण होता है। जैसे कोई पेड़ आ गया
तो ये अवरोध हो गया, इसके कारण होता है, जैसे झाड़ी, पेड़ या पहाड़ जैसे प्राकृतिक अवरोधियों के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अवरोधी बालू का स्तूप देखने के लिए राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थान माना जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर पुष्कर एवं नागपहाड़ अजमेर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवरोध होता है, जिसके कारण बालू का स्तूप बन जाते हैं। पेड़ पौधे है वहाँ पे और पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, इसीलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरखान बालू का स्तूपों का पौनमुखी ढाल कैसा होता है? तो इनका मंद ढाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरखान बालू का स्तूपों का पौनविमुखी ढाल कैसा होता है? बरखान बालू का स्तूप है, उनका ढाल तीव्र होता है, तीव्र ढाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरखान स्तूपों के अत्यधिक विनाशकारी होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। इनकी अत्यधिक गतिशीलता एवं परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूरू के भालेरी के अलावा बरखान बालू का स्तूप अन्य किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो इसमें आ जाएगा नीम का थाना, लूणकरणसर, देशनोक और ओसिया व डीडवाना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरखान की एक भुजा जब पवन की दिशा बदलने से आगे बढ़ जाती है तो उसे सीप कहते हैं। सीप किस भाषा का शब्द है? तो सीप जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ तलवार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूपों का आकार किस वस्तु से मिलता जुलता है? तो ये हो जाएगा आपके महिलाओं की हेयर पिन से मिलता जुलता इनका आकार होता है। राजस्थान के मरुस्थल में लगभग सभी जिलों में पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारा बालू का स्तूप की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें हवाओं की दिशा बार बार बदलने से कई भुजाएं बन जाती है। जैसे इधर से हवा चली, आपको मैं थोड़ा सा बना के बताता हूँ। अब जैसे ये है, इसमें इधर से हवा चलेगी तो इधर से कटाव लग जाएगा, और इधर से चलेगी तो इधर से कटाव, इधर से कटाव, इधर से हवा कटाव लग जाएगा, इधर से लग जाएगा। इसलिए बार बार पवन की दिशा बदलती है, तो ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि तारा तारा हो, स्टार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्र काफिज बालू का स्तूपों का निर्माण कहाँ होता है? तो जो इन बालू का स्तूपों का निर्माण है वो मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान बांगर अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसको 4 उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और लूणी गोंडवाना क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गग्गर के मैदान का विस्तार राजस्थान के किन मुख्य जिलों में है? तो इसका विस्तार है वो श्री गंगानगर में 60% और हनुमानगढ़ में 40% है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ चिकनी मिट्टी से बने सिंचित मैदान को क्या कहा जाता है? तो उनको काटी या बग्गी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की भूगर्भीय बनावट में जमीन के नीचे किस अधातु खनिज की परतें पाई जाती है? तो जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर चूने की परतें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
शेखावाटी क्षेत्र में चूने की परत होने के कारण वर्षा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चूने के कारण वर्षा जल भूगर्भ में चला जाता है। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, जो जल है वो भूगर्भ में चला जाता है। और इससे एक और है, इसमें मतलब जो चूने की परतें हैं ना नीचे, तो उसके कारण जो पानी इकट्ठा होता है बारिश का, वो खारा हो जाता है या लवणीय हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में चूने की परत के कारण अत्यधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ने का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा चूने की परत त्वरित गर्म व ठंडा होना। चूने की परतें होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल एकत्र करने के लिए बनाए गए कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? तो उनको जोहड़ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले लवणीय गर्त को क्या कहते हैं? तो उनको रन कहा जाता है। रन या रण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई नवीन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो खादर कहलाती है। ये ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों द्वारा प्राचीन काल में जमा की गई पुरानी अनुपजाऊ जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? वो बांगर कहलाती है। इसमें दो है, अनुपजाऊ मिट्टी तो कहलाएगी बांगर और उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी खादर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र किन जिलों के मध्य स्थित है? तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थित है नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर के मध्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागौर उच्चभूमि की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी दर्ज की जाती है? तो ये ऊंचाई जो 300 मीटर से 500 मीटर तक दर्ज की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुबड़ पट्टी से प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी में फ्लोराइड होने से कौन कौन शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं? तो इसमें दांत पीले हो जाते हैं, पीठ झुक जाती है और कुबड़ निकल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुबड़ पट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस क्षेत्र तक माना जाता है? तो इसका विस्तार है वो जायल, नागौर से पुष्कर, अजमेर तक माना जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूणी नदी का मैदान गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही, जहाँ लूणी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है। नाकोड़ा पर्वत किस संप्रदाय के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाकोड़ा भैरव के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके जैन धर्म के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छप्पन की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर महादेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपके पिपलूद बालोतरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेदड़ा ब्यावर क्षेत्र में किस विशेष आकृति की चट्टानें देखने की मिलती है? तो ये सर्पाकार चट्टानें में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालानी आग्नेय शेल समूह का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपके सिवाना व जालोर के ग्रेनाइट एवं ज्वालामुखी रायोलाइट्स। ये ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाल नुमा पाई जाने वाली एकाकी खड़ी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें गुंबदाकार या इंसेल सर्ग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांचौरियम जालोर में प्रचुर मात्रा में पनपने वाला उद्योग कौन सा है जो वहां के पत्थरों पर आधारित है? वो है ग्रेनाइट उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इर्ग राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खारे पानी की झीलों पलाया में वर्षा काल में भरे पानी के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि नमकीन भूमि कहलाती है।
रेन या टाट कहलाती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई खड़ी कृषि का मुख्य आधार क्या है? पलाया जिलों में एकतरते वर्षा जल एवं नमी। मतलब जो ये पालीवाल ब्राह्मण थे, वो मतलब जो पानी भर जाता है किसी खड्डे में इकट्ठा हो जाता है, पलाया कहते थे उसको, और उसके सूख जाने के बाद या मतलब पानी खत्म हो जाए फिर उसके बाद नमी रहती थी, उसमें वर्षा वर्षा क्या कृषि करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थल में गड्ढों में जल एकत्रित होने से बनी तल्ली पोकर पानी सूखने के बाद उस पर जो की जाने वाली कृषि कहलाती थी, वो कृषि मर्रो कहलाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाने वाला पीवड़ा जहरीला सर्प रात में सोते हुए इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो वह श्वास के साथ विष छोड़ता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसमें यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, और इसमें से दोनों ऑप्शन दे तो आपको जैसलमेर करना है। और पीवड़ा सांप पूछ ले कि पीवड़ा जहरीला सांप कहाँ पाया जाता है, तो इसमें जैसलमेर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान में अचानक वायु दाब कम होने से उठने वाले धूल भरे चक्रवातियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उन्हें बबूले कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत थार मरुस्थल को किस दिशा में आगे से बढ़ने को रोकती है? तो आपको पता है कि थार मरुस्थल है वो पश्चिमी दिशा में है, तो वो उसको पूर्वी दिशा में आने से रोकती है, पूर्व विस्तार की ओर रोकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। ये किन दो महासागरीय अपवाह तंत्रों को पृथक करती है? तो ये करती है आपके अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को पृथक करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला को मुख्यतः कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? तो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन से नवगठित व पुराने जिले शामिल है? तो ये आपके हो जाएगा अलवर, खेड़तल तिजारा, सीकर झुंझुनू, जयपुर दौसा, कोटपुतली, बहरोड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों में मालखेत जो चोटी है वो 1052 मीटर चोटी किस जिले में स्थित है? तो चोटी है जो सीकर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी अरावली की लोहागर्ल 1051 मीटर चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तरी अरावली की चोटी है लोहागर्ल वो झुंझुनू जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य अरावली का विस्तार मुख्यतः किन जिलों के मध्य पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अजमेर, ब्यावर और सांबर, जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य अरावली का प्रमुख दर्रा या बरदर्रा किस स्थान को किससे जोड़ता है? तो ये ब्यावर को बर पाली से जोड़ता है। दर्रा होता है जो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जाता है, उसको दर्रा कहते हैं। और ये ब्यावर को बर पाली से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी अरावली में स्थित चरगा चोटी इस समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी अरावली में स्थित अचलगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है या कितनी दर्ज की गई है? तो वो है 1380 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित गंभीर घाटियां एवं कटाव युक्त भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चंबल की बीहड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में विस्तृत चंबल नदी का उत्थान क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे डांग क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का धरातल मुख्य रूप से कैसा है?
तो वो आपके अस्पष्ट उदर प्रवाह वाला तथा धरातलीय भिन्नता युक्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर के जेठमाई क्षेत्र में खोजे गए 1607 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म किस प्रजाति के हैं? तो वो है थायरोसोरस, जो कि एक शाकाहारी प्रजाति थी, पेड़ पौधे खाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर तथा अरावली पर्वतमाला को संतों का शिखर कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो वो थे आपके कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी और अब एक और इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में सेकंड क्लास लेके आऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए। इसी प्रकार मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराऊँगा और आपको मैं कहता हूँ कि 90% क्वेश्चन इनमें से ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे, क्योंकि मैं हर चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन करा रहा हूँ और जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।